किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्लियर सोसाइटी। जैसे कि आपने इसके पहले हमने इस पाठ के कुछ जानकारी ली है, जिसमें महाभारत की जानकारी है, या उसी के साथ साथ राजाओं के बारे में जानकारी है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी है। अब हम देखेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता। इस पॉइंट में या इस मुद्दे में हम देखते हैं कि जाति, उस काल में जो जटिलताएं समाज में आई थी, उसमें जाति या कास्ट जिनको कहा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण वर्ग था, या उसी को हम समाज का एक अंग कहेंगे। अब इसमें जाति जो है, पहले हमने वर्णों को देखा है तो वर्ण केवल 4 थे, लेकिन जाति में इस प्रकार की कोई सीमा नहीं थी। किसी को भी जातियों के रूप में शामिल किया जाता था। जैसे जो भी समाज में 4 वर्णों के बाहर जो भी लोग होते थे, उनको जातियों में शामिल किया जाता था। अब इसमें जैसे निषाद नाम के लोग हैं जो वनों में, जंगलों में रहते थे, तो उनको भी जातियों में शामिल किया गया। उसी प्रकार से जो गोल्ड स्मिथ होते हैं या सुनार होते हैं, सोनार होते हैं, तो उन लोगों को भी जाति के रूप में शामिल किया गया है। ऐसी जातियां जो किसी एक ही व्यवसाय से जुड़ी थी, उन जातियों को भी जातियों में शामिल नहीं किया गया, तो उसके अलावा उनको एक श्रेणियों में समाहित किया गया। अब ऐसे उदाहरण हमें कुछ दिखाई देते हैं कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में ऐसे भी कुछ एक्सेप्शंस या अपवाद जिनको कहा जाता है, ऐसे हमें कुछ मिलते हैं। जैसे एक इंस्क्रिप्शन जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्राप्त हुआ है, वहां उसमें एक स्टोरी दी है कि एक रेशम बुनकर, जिनको सिल्क वीवर्स कहा जाएगा, उनकी गिल्ड जो है, उसके लोग जो है, ये ओरिजिनली गुजरात के लाट नाम के स्थान पर रहते थे, और उन्होंने क्या किया है कि अपने कुटुंब कबीले के साथ वे लोग मध्य प्रदेश में जाकर बस गए, यानी माइग्रेट हो गए। अब उस काल में बहुत सारी तकलीफें उठाकर अपनी पूरा का पूरा कुटुंब कबीला लेकर वे लोग गुजरात से मध्य प्रदेश में स्थायी होने के लिए चले गए। अब उस समय उन्होंने कारण बताया है कि यहाँ का राजा, उसका राज्य करना जो है वो महान था, और इसलिए ये लोग वहां पर बसने के लिए चले। मंदसौर का यह शिलालेख जो है, वो हमें हमारी सामाजिक जो जटिलताएं थी उसके बारे में पूरी तरह से अच्छी जानकारी प्रदान करता है, और उसी के साथ साथ श्रेणी या गिल्ड्स जिनको कहा गया है, उनका स्वरूप कैसा था उस पर भी हमें जानकारी इस इंस्क्रिप्शन या शिलालेख के द्वारा मिलती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जो है, उसी पर गिल्ड या श्रेणी की मेंबरशिप या सदस्यता मिलती थी कि उसके पास कितनी स्पेशलिटी है, वह कितना शिल्प तैयार करने में विशेष है, तो उसी के आधार से उनको गिल्ड या श्रेणी की सदस्यता मिलती थी। अब इसी के साथ साथ कभी कभी एक ही व्यवसाय के जो सदस्य हैं दूसरा व्यवसाय भी अपनाते थे, और उससे प्राप्त धन जो किया है उसको कुछ लोगों ने सूर्य का मंदिर बनाने में उसको व्यय किया है। बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटेग्रेशन, 4 वर्णों के परे जिसमें एकीकरण आता है। अब इसमें देखिए कि हमारे उपमहाद्वीप में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है, और उसी वजह से यहाँ जो भी जनसंख्या रहती है, जिसमें कुछ ऐसे समुदाय भी है जो ब्राह्मणीय विचारधारा से अलग होते हैं, तो ऐसे लोग जो है जिनको संस्कृत जो लिखा हुआ ज्ञान है उसमें इन लोगों को अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। जैसे उनका वर्णन ऑड, अनसिविलाइज्ड और पशु जैसे व्यवहार करने वाले लोग, इस प्रकार से भी वर्णित किया गया है। यानी संस्कृत टेक्स्ट में
इस प्रकार से उनको वर्णित किया गया कि ये लोग हमसे अलग है, विचित्र है, उनको कहा जाएगा, ये असभ्य है और पशु जैसे है, इन्हें उनको किसी भी प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार का वर्णन उनके बारे में किया गया है। अब इसी में निषादों का वर्णन होता है, जिसमें आपने एकलव्य का उदाहरण आपको पता है। तो एकलव्य भी इस प्रकार की निषाद जाति से संबंधित है। अब कुछ ऐसे समुदाय है जो घुमंतु पशुचारक जिनको हम कहते हैं, या यायावर पशुपालक। तो ये लोग एक जगह पर स्थायी नहीं रहते थे और इसलिए उनको शंका की दृष्टि से देखा जाता था। और इसके साथ साथ जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनके जैसा इनका व्यवहार नहीं होता है, इसलिए उनको कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता है। अब इसमें जो भी नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस मीन्स जिनकी भाषाएं संस्कृत लैंग्वेज से जुड़ी नहीं थी, उन लोगों को एक शब्द प्रयोग किया जाता था। उसमें म्लेच्छ या बर्बर इस प्रकार से उनको कहा जाता था और उनको कम दृष्टि से देखा जाता था, मीन्स हेय दृष्टि, कि उनका एक प्रकार से तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता था। अब इन लोगों के साथ व्यवहार तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आइडियाज और बिलीफ्स जो है, कल्पनाएं और विश्वास जो है, उनका आदान प्रदान तो दोनों समुदाय में होता था। तो इसका उदाहरण जो है हमें महाभारत में मिलता है कि आदि पर्वन जो महाभारत का एक पार्ट है या उसमें आने वाली एक कथा के आधार से हम उसको जान सकते हैं। जैसे राक्षस, एक हिडिंब नाम का राक्षस था और उसकी बहन का नाम था हिडिंबा। तो हिडिंब राक्षस जब पांडव वन में गए थे उस समय वो एक रात सोए थे जंगल में। तो हिडिंब राक्षस को उनके गंध उस समय महसूस हुई और उसने अपनी बहन को वहां पर भेजा कि कौन से मनुष्य वहां पर आए। तो उसने देखा भीम को, और भीम को देखकर वो उस पर मोहित हो गई और मोहित होने के बाद उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और कुंती को उसने मनाया। तो युधिष्ठिर ने उसको एक अनुमति दी कि शादी करो, लेकिन दिन भर आप दोनों एक साथ रहो और रात में भीम हमारे पास चला आएगा। इस प्रकार से ये जो कथा है उसमें हमें दिखाई देता है कि ये वनवासी है। और राक्षस मीन्स क्या है कि जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते, उनको शायद ऐसा कहा गया है। ब्राह्मण कुछ लोग जो सामाजिक व्यवस्थाओं से बाहर थे, उन लोगों को अस्पृश्य मानते थे। और ऐसे लोग जो है जिनको अस्पृश्य कहा गया है, तो ऐसे लोग जो पवित्र कार्य करने वाले मीन्स क्या है कि जो यज्ञ याग करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो ये लोग अपने आप को बहुत पवित्र मानते थे। तो ये पवित्र लोग मीन्स ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग इस प्रकार के अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग जो है उनसे अपना व्यवहार नहीं रखते थे और उसी प्रकार से इन लोगों को ये हमेशा दूर रखना चाहते थे। और दूर रखने का कारण था कि ये अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे और जो अनटचेबल है इनको कहा जाता था कि ये लोग दूषित है, मीन्स उनके गंदगी से भरे हैं। अब इसमें से एक विशेष व्यवसाय करने वाले लोग जिनको हम चांडाल कहते, तो चांडाल मीन्स क्या है कि जो शवों का अंत्यविधि करते थे और उसी के साथ साथ ये लोग डेड एनिमल्स जो है उनको भी जलाते थे या उनका भी अंत्येष्टि करते थे। तो इससे संबंधित काम करने वाले लोग जो है जिनको चांडाल कहा जाता था, तो इनको भी अस्पृश्य के तौर पे माना गया था। कभी कभी कुछ समय इस अस्पृश्य लोगों को तो यानी उनसे व्यवहार तो नहीं करना है, उसी के साथ साथ अपने से दूर रखना और साथ में कभी कभी उनको देखना भी एक प्रकार से अपवित्र माना जाता था। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, जिसमें क्या है कि उन्होंने गांव के बाहर रहना है। दूसरी बात है कि उन्होंने फेंके हुए बर्तनों का ही उपयोग करना है। तीसरी बात है कि ऐसे वस्त्र पहनने हैं जो डेड एनिमल के चमड़ी से बनाए गए होंगे। और चौथी बात है
कि लोहे के आभूषण उन्होंने पहने। अब इसके अलावा उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, निर्बंध लगाए गए थे कि रात के समय वे गांव में आकर नहीं आएंगे और वैसे ही और कार्यों में उनको जो है ऐसे लोगों की अंत्येष्टि करना है कि जिनका कोई रिलेटिव नहीं है, उन लोगों की अंत्येष्टि करना है। साथ में उनको वधीक के रूप में भी काम करना पड़ता था। मीन्स किसी की हत्या करना है या किसी को फांसी देनी है तो उस प्रकार का कार्य भी उन्हें करना पड़ता था। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस मीन्स क्या है, जन्म के परे। अब इसमें रिसोर्सेस मीन्स संसाधन है और सामाजिक प्रतिष्ठा। अब जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा है कि इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में हमने उसमें डिस्कशन किया था। अब उसी के आधार से हमें देखना है कि स्लेव्स या भूमिहीन किसान, मजदूर जिनको कहा जाएगा, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, उसके साथ साथ जो हंटर्स है या मच्छीमारी करने वाले लोग हैं या पशुपालक है या किसान है, गांव के मुखिया है, उसी प्रकार से कुछ शिल्पकार है, व्यापारी है और किंग्स है। तो उस काल में क्या हुआ है कि ये लोग जो है ये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए या एक सामाजिक नायक के रूप में उनका उदय हुआ है। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार के लोग हैं, तो उनका जो सोशल पोजीशन है या सामाजिक प्रतिष्ठा है उनकी, तो वो अच्छी मानी जाती थी। और उसी के साथ साथ ये सामाजिक प्रतिष्ठा किस पर निर्भर थी, तो उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस कितने हैं, मीन्स उनका आर्थिक हैसियत किस प्रकार की है, उसी के आधार से सामाजिक प्रतिष्ठा भी निश्चित की जाती थी। तो अब हम इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है। सोर्स 11 जो है उसमें द्रौपदी के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न दिए, यानी एक प्रकार की ये स्टोरी है कि संपत्ति के स्वामित्व, उसके मुद्दों पर आधारित ये कहानी है। तो इस कहानी में या उसके जैसे ही संपत्ति का स्वामित्व किसको देना चाहिए, किसको होना चाहिए, इसका जो उल्लेख है वो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र इन दोनों में भी लिखा गया है। अब इसी के साथ साथ मनुस्मृति ये एक सामाजिक नियम बनाने वाला ग्रंथ है कि जिसमें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में कुछ सूचनाएं की गई है, जैसे कि पिता की संपत्ति पर उसके बेटों का ही केवल अधिकार माना गया है। उसमें भी जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को उसमें ज्यादा संपत्ति मिलनी चाहिए, इस बात का वर्णन उसमें है। महिलाओं को या कन्याएं जो है उनको संपत्ति में, पिता की संपत्ति में कोई भी स्वामित्व नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार महिलाओं को अपने शादी के या विवाह के समय जो भी उपहार मिलते थे उसको स्त्री धन या वुमेन्स वेल्थ इस प्रकार का शब्द दिया गया है। और ये बातें जो है उसके बाद यानी उनको उनके बच्चों को मिलती थी। अब उसी के साथ साथ मनुस्मृति जो है महिलाओं को या स्त्रियों को संपत्ति रखने के लिए उसके खिलाफ थी, और जो उनके पास है वैल्यूएबल्स है या कुछ अमूल्य वस्तुएं है तो वो अपने पास रख सकती थी, कब कि उनके पति के अनुमति से।